मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग की विशेष डिमांड पर आप लोग की आज फिजिक्स की क्लास, जिसमें हम फिजिक्स के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपका कई दिनों से ये विशेष आपका आग्रह था कि सर न्यूमेरिकल कराइए। तो आपको इस आग्रह को स्वीकार करते हुए आज मैं आपको बीच टॉप 20 फिजिक्स के 20 न्यूमेरिकल लेकर आया हुआ हूँ। एकदम शुरू से जिसे भी आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो वो आज की क्लास जरूर ज्वाइन करिए, जिससे कि आप न्यूमेरिकल से आपका डर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप आज आपके बीच में पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है फिजिक्स का, फोर पॉइंट 0 kg किलोग्राम की एक स्थिर वस्तु को 4 kg किलोग्राम की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में स्थिर नहीं है। एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड की गति से बढ़ रही है। 5 मीटर पर सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर पर सेकेंड करने के लिए, इसकी गति 10 मीटर पर सेकेंड करने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों, आज के आपकी क्लास का ये पहला क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार से है कि एक वस्तु आपकी 4 kg की एक वस्तु है जो क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। 5 क्षैतिज दिशा में 5 मीटर गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड करने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। ऑप्शन है 100 जूल, 150 जूल, 200 जूल या 250 जूल। आपके इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, ध्यान दें सबसे पहले कि आपकी 4 kg की एक वस्तु है। ये कोई वस्तु है और जब 4 kg की ये वस्तु है तो हम लोग जाने कि ये जो 4 kg की वस्तु है ये इसका यम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है इसको हम लोग फिजिक्स में नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। आपका न्यूमेरिकल लगाने समय सबसे पहले ये अहम रोल प्ले करते हैं कि साहब इस वैल्यू क्वेश्चन में हमें वैल्यू क्या क्या प्राप्त है। तो 4 kg की वस्तु है आपका, यानी यम जो है वो 4 kg है। यम जो है वो आपका 4 kg है और इसकी स्पीड ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है। ये स्पीड जो है इनकी 5 मीटर पर सेकेंड है। अब कह रहे हैं कि 5 मीटर पर स्पीड से बढ़ रही है। अब स्पीड को आपको 10 मीटर पर सेकेंड करना है। स्पीड को आपको क्या करना है, 10 मीटर पर सेकेंड करना है। तो कार्य क्या होता है, चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो आप जाने कि सबसे पहले जो आपको वेग दिया रहता है, यानी 5 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही थी ये वस्तु, 5 मीटर की पर सेकेंड की वस्तु चल रही थी। इसको चलाना है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां से यहां तक करने में किया गया कार्य को आपको बताना है। तो आप जाने कि जो पहली वो वेग होती है उसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु यहाँ स्थिर है और इसको हमको 5 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचाना है, तो आप जाने कि आप जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, जो प्रारंभिक वेग होता है, उसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। जब वस्तु स्थिर होती है तो ये 0 होता है, 0 मीटर पर सेकेंड होता है।
और जो अंतिम होता है मतलब कहाँ तक पहुंचाना है, इसको हम लोग v से कहते हैं, v से करते हैं, और इसको हम लोग 5 मीटर पर सेकंड कहेंगे। तो प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v से इंडिकेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझिए इस बात को कि दिया क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि ये यम जो है वो दिया है आपका 4 kg, और प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक वेग जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, प्रारंभिक वेग u जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और इस गति को हमें कितना करना है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अंतिम वेग जो दिया हुआ है, अंतिम वेग v से इंडिकेट करेंगे, इसको 10 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचाने में किया गया कार्य बताना है। तो दोस्तों कार्य जो होगा आपका चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी है ना। तो चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, अगर आप काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अंतिम वेग में से आप अंतिम जो आपका अंतिम कार्य है माइनस प्रथम कार्य, इसमें माइनस कर देते हैं तो हमारा W निकल के चला आएगा, यानी हाफ एम यू स्क्वायर। v जो दोस्तों आपका अंतिम वेग है, जबकि u जो है वो प्रारंभिक वेग है। अगर हाफ एम बी इन दोनों में हाफ यम और हाफ यम इन दोनों में कॉमन कर लें तो आप देखें यहां से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएंगे। अतः आप कह सकते हैं कि द्रव्यमान कितना था उस वस्तु का, तो 4 kg था, और अंतिम वेग का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर 10 का स्क्वायर दोस्तों 100 होंगे, जबकि u का स्क्वायर यानी प्रारंभिक वेग का स्क्वायर यानी 25 हो जाएंगे। अतः आप देख पाएंगे कि 2 गुणे अगर 75 करते हैं यानी आपका 150 जूल टोटल कार्य होगा। तो दोस्तों आप इस बात को समझिए कि अगर 4 kg की कोई वस्तु थी जो 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही थी, इसको 10 मीटर पर सेकंड तक करने के लिए, इस 10 मीटर पर सेकंड तक करने के लिए किया गया कार्य कितना होगा, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 जूल हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़े से बदल दें, आपसे कह दें कि अगर कोई स्थिर वस्तु है, इसी में आपको क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के मिल सकते हैं, मैं सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ध्यान दो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि 4 kg की कोई वस्तु है जो स्थिर अवस्था से है, यानी वो वस्तु क्या है, स्थिर है आपका। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका u इक्वल टू 0 होगा जब वस्तु स्थिर है और यहाँ से चलना शुरू करेगी, यानी प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है। अब यहाँ से कह रहे हैं कि इनको 10 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। किसी वस्तु है, 4 kg की कोई वस्तु है और इसको 10 मीटर पर सेकेंड की वेग तक पहुंचाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों अभी अभी हम लोग पढ़े हैं W बराबर आपके अंतिम कार्य में से, अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा देते हैं तो ये हमारा कार्य निकल के चला आता है, चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m कॉमन कर लें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हाफ यम कितना दिया है, 4 kg दिए हुए हैं, v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएंगे, और u आपका 0 है और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, यानी यहाँ पे घटाएंगे तो आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100 ही मिलेगा, यानी 2 गुणे 100 कर लेंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 200 जूल होगा। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे वस्तु स्थिर थी आपकी, इसलिए u को हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। अगर इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन कह सकते हैं, और भी क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है, स्थिर ना होकर के चल रही है, अब उसे हमें रोकना है,
अब उसे हमें रोकना है। जैसे मान लीजिए कि आपका 10 केजी की कोई वस्तु है, 10 केजी की कोई वस्तु है और ये 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, क्षैतिज चल रही है। अब इसको हमें रोकना है। अब इसे हमें जब रोकना है तो किया गया कार्य कितना होगा? कोई 10 केजी की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, इसे रोकने हेतु किया गया कार्य कितना होगा? तो फ्रेंड्स आप ध्यान दें कि भाई जो वर्क डन जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होंगे, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। तो v हाफ यम कितना है आपका 10 केजी है, v स्क्वायर आपको अंतिम वेग क्या करना है भाई? यहाँ पे प्रारंभिक वेग तो आपका 10 दिए हुए हैं, अंतिम वेग आपको क्या करना है? 0 करना, रोक देना है। रोक देना है मतलब ब्रेक लगाना है। ब्रेक लगाने का मतलब क्या होता है आपको कि उस वस्तु को 0 कर देना है, 0। तो v स्क्वायर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएंगे और u स्क्वायर प्रारंभिक वेग u 10 का स्क्वायर 100 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप 5 को -100 से गुणा करेंगे तो 500 जूल आपका आंसर होगा। लेकिन वर्ग जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा आपका। क्यों यहाँ माइनस हो जाएगा? क्यों दोस्तों? क्योंकि हम इस चीज को रोक रहे हैं, आपको पुश नहीं कर रहे हैं, ढकेल नहीं रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा, कार्य जो होगा वो 500 जूल होगा, लेकिन ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दोस्तों जिस प्रकार के भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के हम सारे डिस्कस कर लेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस एग्जाम में। देखिए हमने जैसे शुरू में क्या किया कि भाई 5 मीटर पर सेकंड की कोई वस्तु थी, इसको 10 मीटर पर सेकंड तक पहुंचाने में किया गया कार्य कितना होगा, इसको आप लोगों ने निकाल लिया। आपसे फिर कहा था कि भाई किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड है, स्थिर है, स्थिर है मतलब 0 है। आप इसको 10 मीटर पर सेकंड तक पहुंचाने में किया गया कार्य बताइए। या कोई वस्तु आपकी चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, इसको रोकने में किया गया कार्य बताइए। तो जितनी सारी बातें होंगी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे आपका क्वेश्चन है फिर से कि 4 मीटर पर सेकंड की कोई 4 मीटर पर सेकंड से कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में चल रही है, जबकि इस गेंद का वजन जो है 0.5 केजी है, 0.5 केजी है। 0.5 केजी की वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड की गति से तैर रही है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आपसे अब क्या कह रहा है दोस्तों? गतिज ऊर्जा यानी वही कार्य। तो आप ध्यान दें कि W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता था, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी के लिए, आपको वर्क डन के लिए। तो आप जाने कि जब प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है आपका, भाई आपको 4 मीटर पर सेकंड तक पहुंचाने में क्या कार्य निकालना है। तो प्रारंभिक वेग जब 0 है तो जब यू स्क्वायर का 0 कर लेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर होगा। इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से रखे रहिए, कहीं कहीं आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे, गतिज ऊर्जा पूछेंगे। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होते हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि 0.5 केजी की वस्तु है, यानी अगर 0.5 का v स्क्वायर, अब v जो दिया है वो 4 दिया है, तो v का स्क्वायर यानी 16 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप काट देंगे तो 8 हो जाएंगे, 8 × 5 = 40 होता है, यानी 4 जूल। 8 × 5 = 40, 40 के पीछे एक 0 लगाएंगे तो 4 जूल हो जाएंगे। यानी अगर 0.5 केजी की कोई वस्तु है, इसको 4 मीटर पर सेकंड तक पहुंचाने में किया गया गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा आपका 4 जूल होगा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन ले लेते हैं।
जैसे मान लीजिए और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान आपका 10 केजी दिया हुआ है, 10 केजी दिए हुए हैं, और इनकी जो v है, वेलोसिटी जो है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड दिए हुए हैं। इनमें आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यानी गतिज ऊर्जा कितना होगा। मास 10 केजी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन है कि m इक्वल टू 10 केजी है और v इक्वल टू आपका 20 मीटर पर सेकेंड है। इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, गतिज ऊर्जा निकालना हो, तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ की जगह हाफ ही रहेंगे, यम जो होंगे वो 10 होंगे और v का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएंगे। अब इस प्रकार से आप इनको कैंसिल करेंगे तो 500 जूल, 500 जूल। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मतलब क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा जो होता है वो जूल होता है। और दूसरे में आपको हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो यम जो है वो 10 दिए हुए हैं और v स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर जो होंगे वो 400 होंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा, गतिज ऊर्जा जो होगी वो 5 का 20 यानी 2000 जूल होंगी। यहाँ पे जो आपका वर्क डन होगा यानी गतिज ऊर्जा जो होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 2000 जूल होगी। इसी में दोस्तों और भी क्वेश्चन कहते हैं, जितने जितने बातें होंगी हम लोग एक टॉपिक को उठा करके कंप्लीट कर लेंगे। जिस भी छात्र को न्यूमेरिकल से दिक्कत होती है, परेशानी होती है, डर लगता है, वो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने न्यूमेरिकल से भय को दूर करें, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसी में आपसे कहा जाता है कि यदि किसी वेग को दुगना कर दिया जाए, वेग को 3 गुना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए जैसे क्वेश्चन में कह दिया कि यदि किसी वस्तु की वेग को दुगना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होते हैं। यम यानी द्रव्यमान, वी यानी वेग, है ना। तो अगर आप वेग को दुगना कर दें, वेग को 2 गुना कर दें, 2 गुना करेंगे तो आपकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर वेग को आप दुगना करेंगे, यम को तो आप बदलना नहीं है, यम तो वही है, आप वेग डबल कर रहे हैं यानी v की जगह 2v हो जाएगा, 2v हो जाएगा। तो हाफ यम 2v का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और v का स्क्वायर v स्क्वायर। तो इस 4 को अगर आगे लेते आए दोस्तों तो आपका 1/2 यम वी स्क्वायर रहेंगे। यानी आप देख पा रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों इतना एग्जाम में सिंप्लीफाइड नहीं करना है। आप जैसे ही 2 गुना कहा कि वेग को दुगना कर दिया जाए तो आप उनका वर्क कर देंगे। कितना कर देंगे, वर्क कर देंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि वेग को 3 गुना कर दिया जाए, वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी। यदि वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो आपकी गतिज ऊर्जा जो होगी 3 का स्क्वायर यानी आपका 9 गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 9 गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन कहेगा कि यदि वेग को आधा कर दे, यदि वेग को आधा कर दे, वेग को आधा किया जाए, आधा किया जाए तब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो वेग को आधा करेंगे तो इनका स्क्वायर मतलब 1/4 गुना हो जाएगा, तो आपका घट जाएगा,
1/4 गुना आपका क्या हो जाएगा, वेग घट जाएगा। अगर आधा करेंगे तो वेग आपका 1/4 गुना हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि वेग को 1/3 गुना कर दिया जाए तो वेग अगर 1/3 गुना करेंगे तो आपका जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी गुनी हो जाएगी, 1/9 गुनी हो जाएगी। तो बस आपको क्या करना होता है कि जितना अगर गुना कर रहे हैं उनका स्क्वायर कर दिया जाए। तो 2 का अगर 2 गुना कर रहे हैं तो 4 गुना होगा, 3 गुना कर रहे हैं 9 गुना होगा, 4 गुना कर रहे हैं 16 गुना होगा, 5 गुना कर रहे हैं 25 गुना हो जाएगा, आधा कर रहे हैं 1/4 हो जाएगा, 1/3 कर रहे हैं 1/9 हो जाएगा, 1/4 कर रहे हैं 1/16 हो जाएगा। इसी प्रकार से कभी कभी आपको क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि भाई किसी वस्तु का वेग कितना कर दिया जाए तो उनकी गतिज ऊर्जा 16 गुनी हो जाए। तो दोस्तों अगर गतिज ऊर्जा कह दे रहा है कि मेरा गतिज ऊर्जा 16 गुनी हो गई, तो यानी वेग कितना आपको किया गया होगा, तो आप इस गतिज ऊर्जा 16 गुनी हो गई है, यानी 16 का जब स्क्वायर रूट निकालेगा मतलब वेग को कितना कर दिया गया होगा, 4 गुना। आपसे तरह तरह की बातें, डिफरेंट क्वेश्चन आपको कह सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम ध्यान से इस बात को पढ़ें। अगर कह दे कि वेग आपका 25 गुना हो गया, सॉरी गतिज ऊर्जा आपका 25 गुना हो गया, वेग कितना किया गया होगा, तो 25 का जब स्क्वायर रूट करेंगे यानी वेग हम 5 गुना किए होंगे। गतिज ऊर्जा 1/4 हो गया, तो 1/4 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो और आगे चलते हैं, इस पर हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे कह रहे हैं कि 0.2 kg वजन की एक गेंद स्थिर वस्तु से गिराया जाता है। अब आपकी बारी आ गई, नीचे गिराया जाता है। तो यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो दोस्तों फिजिक्स में हम लोग जो वैल्यू दिया होता है सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 2 केजी की वस्तु है, यानी इसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो 0.2 केजी, 0.2 केजी, जिनका मास जो है, द्रव्यमान जो है वो क्या है, 0.2 केजी। अब यह वस्तु जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, मतलब हाइट जो दिया हुआ है वो आपका 2 मीटर दिया हुआ है, और गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, यानी जी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, जो आपकी जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। कभी कभी ये न दिया होता है तो हम लोग अप्रॉक्स में जी का मान 10 मान लेते हैं, है ना। तो दोस्तों आपसे कह रहा है कि 0.2 केजी की वस्तु है, ये 0.2 केजी की कोई वस्तु है। अब इसको 2 मीटर, यच जो है आपका दिया है कि 2 मीटर आप अगर नीचे ऊपर से नीचे वस्तु गिराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से जो जी का मान 9.8 दिया है, इस पे कितना कार्य होगा गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका कार्य जो होगा वो mgh होगा, mgh होगा, mgh। ये कहां से फॉर्मूला आया है दोस्तों, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है ना। तो mgh जो होता है कहीं ना कहीं कार्य बराबर जो होता है दोस्तों F इंटू यस कॉस थीटा होता है, F इंटू यस कॉस थीटा। तो F जो है किसी भी बल क्या होता है, F जो होता है mg होता है, F जो होता है वो mg होता है। तो F बराबर जब mg है, और यस यानी डिस्टेंस क्या है, यस जो है वो डिस्टेंस है, तो आपका यस डी हो गया। कॉस थीटा जब क्षैतिज है तो 0 होगा, कॉस 0 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यस की जगह हमने mg रख दिया, और यस चूंकि ये दूरी कैसे है, हाइट में है, तो हमने यस को क्या कर दिया, h कर दिया। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि यम जो है आपका 0.2 है, यम जो है वो 0.2 है, जी आपका 9.8 गिवन है,
और एच जो है वो 2 मीटर है। तो इस प्रकार से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, अब 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 9 जा 36, और 36 और 3 जो होगा 39 होगा। तो फ्रेंड्स डेसिमल कहाँ लगेंगे, एक अंक 2 अंक, यानी 3.92 जूल इस प्रश्न का उत्तर होगा। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो पृथ्वी के द्वारा कितना कार्य होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कितना कार्य होगा, तो 3.92 जूल आपका क्वेश्चन होगा। इसी क्वेश्चन में फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा भी कह सकता है कि कोई वस्तु आपकी इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे नीचे में, अब इसको ऊपर फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, ये मान लीजिए कि यम जो दिया है 0.2 kg दिया हुआ है ना, अब इसको आप ऊपर फेंक रहे हैं, इसी से आपका ग्रेविटी कितना है, जो गुरुत्वाकर्षण बल कितना है 9.8 है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना 9.8। आपसे कह रहा है कि इसको 4 मीटर ऊपर फेंकने के लिए, 4 मीटर ऊपर फेंकने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जाने आप कि अगर यहाँ पे हाइट दिया हुआ है तो वर्क जो होगा वो mgh होगा, वर्क जो होगा वो क्या होगा mgh होगा। आपका यम कितना दिया है 0.2, जी कितना दिए हुए हैं 9.8, और आपका हाइट जो दिया है वो 4 मीटर दिया हुआ है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो जी लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी के विरुद्ध हो रहा है, पृथ्वी अपनी तरफ खींच नहीं रही है, पृथ्वी क्या कर रहा है ऊपर, ये क्या कर रहा है ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल उनको दबाएगा, है ना। तो जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल जब दबाने लगे, अपनी ओर खींचने लगे, तो भाई इनका विरोध करेगा, पृथ्वी इसकी विरोध करेगी, यानी जी जो हो जाएगा वो माइनस में चला जाएगा। अगर अपनी ओर खींचे पृथ्वी तो पॉजिटिव, अगर आप उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, पृथ्वी के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो जी का मान क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से 2 चौका 8, 8 64 के 4, हासिल 6, 8 9 72 और 6 78 हो जाएगा, और माइनस होगा, और डेसिमल कहाँ लगाएंगे, तो 2 अंक के बाद, यानी 7.84 जूल इस पर कार्य होगा। इसी प्रकार से आपसे कभी कभी आपसे स्थिति ऊर्जा पूछी जा सकती है, बस क्वेश्चन का आपका बोलने का तरीका बदल सकता है कि कोई स्थिर वस्तु है, इसको 4 मीटर नीचे गिराने में स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। जैसे आपसे क्वेश्चन विस्थापित कभी कभी दे देगा, कभी कभी आपसे हाइट ना दे करके विस्थापन हो रहा है, तो आप समझे उस बात को कि वो भी आपकी हाइट ही है। जैसे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिए हुए हैं कि 2 kg की एक वस्तु नीचे से ऊपर 10 मीटर विस्थापित होने में उस पर किया गया कार्य कितना होगा, उस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स विस्थापित करना यानी वही हाइट ही है, तो W जो हो जाएगा आपका, या पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो mgh हो जाएंगे, m जो है वो 2 है, g का मान आपका नहीं दिया हुआ तो 10 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -10 कर लीजिए, 9.8 लगभग में हम लोग -10 भी कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। h कितना है दोस्तों, तो h आपका 10 मीटर है, तो 10 दहा में 100, 100 दहा में 2, यानी 200 जूल कार्य कितना करना होगा। नीचे से ऊपर है तो माइनस में लेना पड़ेगा, पृथ्वी के विरुद्ध काम करिएगा, माइनस लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है, तो संयोजन के समकक्ष प्रतिरोध कितना होगा। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिसिटी से लिया हुआ है, आपसे
तो दोस्तों 10 ओम के दो समान प्रतिरोध हैं, तो आप ऐसे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध मतलब क्या होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी को आपको रोके, जाने से रोके, उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो आपके कह रहे हैं कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोध हैं जो एक दूसरे से समांतर जुड़े हुए हैं, ये समांतर जुड़े हुए हैं। अब कह रहे हैं कि 10 ओम के दो समान जो प्रतिरोध हैं वो समांतर जुड़े हुए हैं और यह संयोजन से एक और प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में है। इसको क्या है, इस संयोजन से फिर एक संयोजन और है जो 10 ओम का है। आपसे कह रहे हैं कि इन पर जो, इनसे जो आपका प्रतिरोध हो रहा है कुल कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों अगर आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो है जो समांतर जुड़ा रहता है तो हम लोग टोटल यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान दें कि यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा जब समांतर जुड़े होते हैं, जब समांतर जुड़े रहते हैं, समांतर जुड़े होने पर टोटल रेजिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा, 1/R इक्वल टू इनका रेसिप्रोकल 1/10 और इनका रेसिप्रोकल 1/10। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एलसीएम 10 होगा तो आपका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 5 होगा। कितना होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा। और जब समांतर जुड़े रहेंगे तो इस प्रकार से, और जब श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज में जुड़े होते हैं, पैरेलल जुड़े होते हैं तो ऐसे, और जब सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। जब समांतर क्या होता है दोस्तों, जिसका टेल एक दूसरे के टेल से, हेड एक दूसरे के हेड से, और जबकि ये क्या होता है सीरीज में, क्या होता है श्रेणी क्रम में, इनका हेड इनके टेल से जबकि इनका टेल इनके हेड से, ऐसे बात मतलब एक दूसरे के पीछे बात चलती है। तो ये आपका ये 10 हो गया और इधर से 5 मिला, वही टोटल कितने थे, 5 थे। तो आप कह सकते हैं कि 5 + 10 यानी 15 ओम होगा। कितना होगा दोस्तों, 15 ओम। इस क्वेश्चन के अंदर कितना होगा, 15 ओम। तो दोस्तों ध्यान दें कि जब समांतर क्रम में हो तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं, जबकि श्रेणी क्रम में हो तो हमारा R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 5 + 10 यानी 15 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए इस बात को भी समझें कि जब आपको प्रतिरोध को कम करना हो, आप नोट करके लिख लें कि भाई जब प्रतिरोध को कम करना हो तो हम लोग सेल को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जब कम करना हो तो पैरेलल जोड़ेंगे। नोट करके लिख लें, ये एग्जाम में पूछेगा आपसे, पैरेलल जोड़ते हैं। और जबकि आपके प्रतिरोध को बढ़ाना हो, प्रतिरोध को बढ़ाना हो तो इनको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कम करना हो तो पैरेलल में, बढ़ाना हो तो सीरीज में। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आपसे कह सकते हैं कि भाई साहब अगर 15-15 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, 15-15 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना होगा। तो फ्रेंड ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो 1/R बराबर 1/15, 15 ओम के 3 प्रतिरोध थे, 15 ओम के 3 प्रतिरोध थे, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। इस प्रकार से 15 एलसीएम लेंगे, ऊपर 1 1 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से R बराबर 5 ओम आंसर होगा। और इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, जब पैरेलल जोड़िएगा, समांतर जोड़िएगा तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। 15-15 का 3 जोड़े तो 5 हुआ। अगर इसी आप प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं, 5 5 15 15 30 15 45 होते हैं, तो प्रतिरोध बढ़ाना हो तो आपको सीरीज यानी श्रेणी क्रम में, और घटाना हो तो समांतर क्रम में। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं।
जिस प्रकार से इसी प्रकार से आपको और भी क्वेश्चन कर सकता है कि जैसे मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, 3 प्रतिरोध ऐसे, और इसके समकक्ष एक प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो आपसे कह रहे हैं कि टोटल प्रतिरोध कितना होगा, टोटल प्रतिरोध यहाँ पर टोटल प्रतिरोध कितना होगा। अब टोटल जब जो ये रेजिस्टेंस है वो 30 ओम के हैं, ये 30 ओम के आपके 4 प्रतिरोध हैं, जो 3 प्रतिरोध तो आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं, जबकि इनके समकक्ष एक और प्रतिरोध है जो 30 ओम का है। तो ऐसे में आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे दोस्तों, तो 1/R = 1/30 + 1/30 + 1/30, और 30 एलसीएम लेंगे तो ऊपर में 1 2 3 हो जाएंगे। जब हर समान हो तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, है ना, यानी R बराबर यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ। अब ये एक दूसरे के कैसे हो गए दोस्तों, तो श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए आपको क्या कहते हैं कि बस सिंपल में जोड़ देते हैं, यानी आपका 10 और 30 कितना हो जाएगा, 40 ओम इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसका हमें बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, इसके आगे अभी ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं, आपको न्यूमेरिकल से डर को खत्म करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।